नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस की एमसीक्यू सीरीज में। तो दोस्तों आपके 6 भाग कंप्लीट हो गए हैं और आज जो हम लेकर आए हैं वो आपके लिए 7वां भाग है। तो देखिए दोस्तों, 7वें भाग में हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि उपसौर से क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों, उपसौर से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी। ऑप्शन बी, सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी। ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा की अधिकतम दूरी। और ऑप्शन डी, सूर्य और चंद्रमा की निकटतम दूरी। तो आपका जो आंसर है वो है दोस्तों सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी। देखिए दोस्तों, आपकी दो स्थिति होती है। एक स्थिति तो होती है आप लोगों की अपसौर। देखिए दोस्तों, एक स्थिति होती है अपसौर और एक स्थिति होती है आप लोगों की उपसौर। देखिए, एक उपसौर और दूसरी होती है अपसौर। अपसौर का अर्थ होता है कि अप का अर्थ होता है दूर, कि जब पृथ्वी, इधर देखिए, जब पृथ्वी हमारी सूर्य से, इधर देखिए, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से क्या होती है, दूर होती है, तो वो कौन सी स्थिति कहलाती है, तो वो स्थिति कहलाती है आपकी अपसौर। और उप का अर्थ होता है पास में। उप का अर्थ होता है पास में, कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के अधिकतम निकट होती है, पास होती है, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, उपसौर। और उपसौर की जो स्थिति होती है वो कब होती है आप लोगों की 3 जनवरी को। और अपसौर की जो स्थिति होती है वो कब होती है आप लोगों की 4 जुलाई को। क्लियर दोस्तों? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन रहेगा आपका बी, कि जब सूर्य के पृथ्वी अधिकतम निकट आ जाती है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, अपसौर बोला जाता है। और जो उपसौर होती है वो कब होती है आपकी 3 जनवरी को। और जो अपसौर की जो स्थिति होती है वो कब होती है आपकी 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। ऑप्शन ए बेरन, ऑप्शन बी माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो और ऑप्शन डी किलाय। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी माउंट कोटोपैक्सी। यह विश्व का सबसे ऊंचा जो तुम्हारा ज्वालामुखी पर्वत है वो तुम्हारा माना जाता है, जिसकी औसत जो ऊंचाई मानी जाती है वो लगभग 5911 मीटर मानी जाती है। क्लियर? जो तुम्हारा माउंट जो कोटोपैक्सी है, इसकी जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, ये मानी जाती है 5911। और ये जो आपका स्थित है वो कौन से देश में है, तो ये आपका फिलीपींस में स्थित है। क्लियर? इतना ध्यान रख लेना। और अगर बैरन की बात करते हैं तो ये जो बैरन द्वीप है, यह बैरन द्वीप आपके भारत में, देखिए, यह आपके भारत में अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में स्थित है। और सबसे प्रमुख बात यह है दोस्तों कि जो आपका बैरन जो है, बैरन जो द्वीप है, यह दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख, यानी सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा, ये आप लोगों का सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा? दक्षिण एशिया का सबसे जो सक्रिय जो ज्वालामुखी माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तो वो आपका बैरन माना जाता है। लेकिन जो विश्व का जो सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी जो पर्वत माना जाता है वो माउंट कोटोपैक्सी माना जाता है, जो प्रमुख रूप से कहां है, फिलीपींस में, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 5911 मीटर। और अगर बात करते हैं माउंट किलिमंजारो की, तो ये आप लोगों का तंजानिया में है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग आप लोगों की 5895 मीटर है। क्लियर? और ये 5895 मीटर का औसत ऊंचाई रखता है। तो ये जो आपका जो माउंट किलिमंजारो है, यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। और अगर किलाय की बात करते हैं, जो आप लोगों का किलाया है, ये आप लोगों का सबसे विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 5911 मीटर। और कहां स्थित है तुम्हारा, किलिमंजारो। अगर बैरन की बात करते हैं तो बैरन कहां है तुम्हारा, भारत में, और भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में। और यह दक्षिण एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है।
और अगर ये माउंट जो किलिमंजारो है ये कहाँ है आपका तंजानिया, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है 5895, और ये जो किला है यह है आपका यूएसए में स्थित है और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। तो देखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए थार का मरुस्थल, ऑप्शन ए थार का मरुस्थल, ऑप्शन बी सहारा का मरुस्थल, ऑप्शन सी गोबी मरुस्थल, और ऑप्शन डी कालाहारी मरुस्थल। तो देखिए दोस्तों आपका जो विश्व का जो सबसे बड़ा जो संसार का सबसे बड़ा जो मरुस्थल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सहारा का मरुस्थल। क्लियर? ये आप लोगों का सहारा का जो मरुस्थल है ये सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, और यह आप लोगों का स्थित कहां है? तो यह आप लोगों का अफ्रीका में स्थित है। क्लियर? यह सबसे बड़ा जो मरुस्थल है यह अफ्रीका में स्थित है। और अगर थार के मरुस्थल की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला, देखिए अगर थार के मरुस्थल की बात करें तो विश्व में, देखिए दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो मरुस्थल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? थार का मरुस्थल। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला, देखिए सर्वाधिक जो तुम्हारा जनसंख्या वाला जो तुम्हारा मरुस्थल है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल कहां फैला हुआ है? तो यह दोस्तों आप लोगों का भारत, और भारत के साथ में कहां फैला हुआ है? पाकिस्तान में। देखिए दोस्तों थार के मरुस्थल से जो आपका क्वेश्चन आता है वो प्रमुखतः यही आता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो मरुस्थल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? थार का। लेकिन संसार का जो सबसे जो बड़ा जो मरुस्थल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? हमारा सहारा का मरुस्थल। और यह कहां है? आपका अफ्रीका। और अगर गोबी का जो मरुस्थल है, जो आपका गोबी का जो मरुस्थल है वो कहां है? तो ये आपका मंगोलिया में स्थित है। और जो तुम्हारा कालाहारी जो मरुस्थल है यह तुम्हारा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और नामीबिया इन देशों में फैला हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपका जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? बी रहेगा। तो देखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के। 7 टापुओं का नगर, देखिए दोस्तों 7 टापुओं का जो नगर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? देखिए 7 टापुओं का जो नगर कहते हैं वो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी अमृतसर। तो देखिए आपका जो आंसर है वो कौन सा है? बी। मुंबई को 7 टापुओं का जो शहर कहते हैं या नगर कहते हैं वो प्रमुख रूप से मुंबई को कहते हैं। और अगर अमृतसर की बात करें तो अमृतसर आपका स्वर्ण मंदिरों का शहर माना जाता है। स्वर्ण मंदिरों का शहर माना जाता है। क्लियर? और अगर देखिए दोस्तों ये आप लोगों का स्वर्ण मंदिरों का शहर माना जाता है। देखिए ये आप लोगों का स्वर्ण मंदिरों का शहर है। ठीक है? उसके बाद में अगर हम लोग अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर, ये जो कश्मीर है भारत का स्विट्जरलैंड है। भारत का जो स्विट्जरलैंड जो माना जाता है वो किस शहर को माना जाता है? तो यह माना जाता है आप लोगों के कश्मीर को। अगर कोचीन की बात करें तो अरब सागर की जो रानी कहते हैं वो प्रमुख रूप से किसको बोलते हैं? तो वो कहते हैं कोचीन को। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो 7 टापुओं का जो नगर कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? मुंबई कहलाता है। और जो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? तुम्हारा कश्मीर कहलाता है। और अरब सागर की जो रानी कहते हैं वो कोचीन को कहते हैं। और स्वर्ण मंदिरों का जो शहर कहते हैं वो किसको कहते हैं? अमृतसर को। तो देखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? ऑप्शन ए चैलेंजर, ऑप्शन बी रिचर्ड्स, ऑप्शन सी मैनहट्टन, और ऑप्शन डी आप लोगों का वार्ट हन। तो देखिए दोस्तों आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? चैलेंजर, जिसे आप लोग मैरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। ये आप लोगों का मैरियाना खाई भी बोला जाता है इसको। और इसकी जो गहराई है वो लगभग 11,034 मीटर मानी जाती है, जो प्रमुख रूप से कहां है? आप लोगों का प्रशांत महासागर में। यह पैसिफिक महासागर यानी ओशियन में फैला है।
क्लियर। मैरियाना ट्रेंच यानी मैरियाना खाई, जिसे आप लोग चैलेंजर के नाम से जानते हैं, यह विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है। अगर बात की जाती है कि विश्व के सबसे ऊंचे स्थलीय भाग की, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जो स्थलीय भाग है वो कौन सा है, तो वो है आप लोगों का माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो औसत जो ऊंचाई है वो लगभग 8848.86 मीटर है। तो आंसर कौन सा हुआ आपका, आंसर आपका चैलेंजर हुआ, जो प्रमुख रूप से मैरियाना ट्रेंच यानी मैरियाना खाई जिसको बोला जाता है, जिसकी औसत गहराई 11,034 मीटर है, जो प्रमुख रूप से आपका प्रशांत महासागर में है। लेकिन जो स्थल भाग का जो सबसे ऊंचा जो भाग माना जाता है वो प्रमुख रूप से माउंट एवरेस्ट को, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप माना जाता है वो कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी न्यू गिनी, ऑप्शन सी बोर्नियो, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा है, तो आपका जो आंसर है मेरे मित्रों वो है आपका ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड ये आप लोगों का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, और ये स्थापित कहां है, ये आपका डेनमार्क में स्थित है। कहां स्थित है, डेनमार्क में। अगर न्यू गिनी की बात करते हैं तो यह विश्व का जो दूसरा जो माना जाता है, वो सबसे बड़ा जो द्वीप जो दूसरा माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, न्यू गिनी। और प्रमुखतः कहां स्थित है, तो यह आप लोगों का ऑस्ट्रिया में स्थित है। क्लियर, इतना ध्यान रखना। अगर बोर्निया की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर बोर्निया की बात करें तो यह विश्व का जो तीसरा जो सबसे बड़ा जो द्वीप माना जाता है वो बोर्निया माना जाता है, और यह स्थापित कहां है तुम्हारा, जावा। और अगर विश्व के अगर चौथे की बात करते हैं तो यह विश्व का चौथा यानी विश्व का फोर्थ जो सबसे बड़ा जो द्वीप माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, मेडागास्कर, जो प्रमुख रूप से कहां स्थित है, इंडोनेशिया में। कहां स्थित है, इंडोनेशिया में। तो आपका आंसर कौन सा होता है, तो आपका आंसर है दोस्तों ग्रीनलैंड। विश्व का जो सबसे बड़ा जो द्वीप माना जाता है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड। अगर दूसरे की बात करते हैं तो वो कौन सा है आपका न्यू गिनी, और तीसरे की बात करते हैं तो वो कौन सा है आपका बोर्नियो। अगर फोर्थ की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा है, मेडागास्कर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। विश्व की जो सबसे बड़ी जो ताजे पानी की जो झील मानी जाती है वो कौन सी है। ऑप्शन ए लेक सुपीरियर, ऑप्शन बी बेकाल झील, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, और ऑप्शन डी चिल्का झील। तो देखिए दोस्तों, विश्व की जो सबसे बड़ी जो ताजे पानी की जो झील है वो है आप लोगों की लेक सुपीरियर। यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और यह स्थापित कहां है, तो यह आपकी कनाडा में स्थापित है। उसके बाद में अगर बेकाल झील की बात करते हैं तो बेकाल जो झील है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। कैसी झील है, गहरी झील है। और अगर चिल्का झील की बात करते हैं तो चिल्का झील भारत की, देखिए दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी देखिए दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की जो लेगुन जो झील मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तो वो प्रमुख रूप से चिल्का मानी जाती है। और चिल्का आप लोगों की स्थापित कहां है, तो यह कहां स्थापित है मेरे मित्रों, उड़ीसा में। और अगर कैस्पियन सागर की बात करते तो कैस्पियन सागर यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की जो सबसे जो बड़ी झील मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी जो झील मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, कैस्पियन सागर। लेकिन ताजे पानी की, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी आपकी, लेक सुपीरियर। और अगर गहरी झील की बात करते हैं तो जो गहरी झील है मेरे मित्रों, तो जो गहरी झील है वो कौन सी आपकी, बेकाल झील। उसके बाद में कैस्पियन सागर, ये सबसे बड़ी है, सागर है यानी खारे पानी की झील है। और चिल्का झील ये तुम्हारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी जल संधि के द्वारा यूरोप से अफ्रीका पृथक होता है। कौन सी जल संधि के द्वारा यूरोप से आप लोगों का अफ्रीका पृथक होता है, तो ऑप्शन देखिए, बेरिंग जल संधि, ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी आपका हार्मुज जल संधि, और ऑप्शन डी आपका पाक जल संधि। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा है, जिब्राल्टर जल संधि।
जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा आप लोगों का यूरोप से अफ्रीका पृथक होता है। यूरोप से जो अफ्रीका जो पृथक होता है वो प्रमुख रूप से जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। अगर बात करते हैं हम लोग बेरिंग जल संधि की, तो देखिए बेरिंग जल संधि से, देखिए दोस्तों बेरिंग जल संधि से जो हमारा एशिया है, जो हमारा एशिया है, एशिया प्रमुख रूप से उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। क्लियर। और अगर बात करते हैं आप लोगों की पाक जल संधि, तो पाक जल संधि से आप लोगों का भारत और भारत के साथ में श्रीलंका पृथक होता है। जो भारत का जो क्षेत्र है, भारत से जो पृथक होता है श्रीलंका, वो प्रमुख रूप से पाक जल संधि के द्वारा। अगर हारमुज की बात करें तो हारमुज से आप लोगों का इंडोनेशिया, हारमुज से आप लोगों का इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से जो अलग होता है वो प्रमुख से कौन सा देश है, तो वो देश है आप लोगों का मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया। तो ध्यान रखना जो आपका जो आंसर है वो कौन सा है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से अफ्रीका पृथक होता है। क्लियर दोस्तों। अगर बेरिंग जल संधि की बात करते हैं तो एशिया से उत्तरी अमेरिका, और अगर हारमुज की बात करते हैं तो इंडोनेशिया से मलेशिया, और अगर पाक जल संधि की बात करते हैं तो भारत से श्रीलंका। तो आपका आंसर कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर, देखिए स्वेज नहर जिनको जोड़ने का कार्य करती है वे हैं, स्वेज नहर जिनको जोड़ने का कार्य करती है वे हैं, पहला है आपका काला सागर, और काला सागर के साथ में लाल सागर। ऑप्शन बी काला सागर, काला सागर के साथ में भूमध्य सागर। ऑप्शन सी लाल सागर और भूमध्य सागर, और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो आंसर है आपका लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जो जोड़ने का जो कार्य करती है वो कौन सी नहर करती है? वो प्रमुख रूप से स्वेज नहर करती है, जो विश्व की, देखिए जो प्रमुख रूप से विश्व की सबसे बड़ी नहर है। विश्व की जो सबसे जो बड़ी जो नहर मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? वो स्वेज नहर मानी जाती है, जो प्रमुख रूप से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, ऑप्शन सी चीन की दीवार, और ऑप्शन डी आपकी रॉकीज पर्वत की एक श्रृंखला। तो देखिए दोस्तों आपका जो आंसर है वो कौन सा है? ए ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। यानी प्रवाल भित्ति का जो अर्थ होता है कि समुद्रों में पाई जाने वाली जो प्रमुख रूप से जो वनस्पति होती है उसे प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। और जो ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। क्लियर। और अगर राजस्थान की अगर जल विभाजक की बात करते हैं तो राजस्थान में जल विभाजक का जो कार्य करती है वो कौन सी पर्वतमाला है? आपकी अरावली पर्वतमाला। क्लियर दोस्तों। चीन की दीवार, रॉकीज पर्वतमाला, यह आप लोगों की उत्तरी अमेरिका में है। क्लियर। यह आपकी उत्तरी अमेरिका में है। चीन की दीवार तो चीन में है ही, जो विश्व की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। क्लियर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। पृथ्वी के धरातल यानी हमारा ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तर, यानी पृथ्वी के जो चारों ओर जो वायु का जो आवरण है, देखिए पृथ्वी के जो चारों ओर जो प्रमुख रूप से जो वायु का जो आवरण है इसे प्रमुख रूप से वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। और इसके स्तरों का जो क्रम है वो सही कौन सा है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के साथ में समताप मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, और उसके बाद में मध्य मंडल। और अगर ऑप्शन बी की बात करें तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद में मध्य मंडल। और उसके बाद में अगर ऑप्शन सी की बात करें तो आप लोगों का क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। और उसके बाद में आप लोगों का समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो देखिए दोस्तों आपका जो आंसर है पहला तो आता है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद में आता है आप लोगों का समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद में आयन मंडल। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? सी। देखिए दोस्तों आपका पृथ्वी के ऊपर वाली जो क्षेत्र की जो ये परत है ये कहलाती है तुम्हारी क्षोभ मंडल। चलिए उसके बाद में यहां जो आता है वो प्रमुख रूप से समताप मंडल,
और उसके बाद में यहां जो आता है वो कौन सा आता है, मध्यमंडल। और उसके बाद में यहां जो आता है वो कौन सा आता है तुम्हारा, आयन मंडल। और यहां जो आता है वो कौन सा आता है, बहिर्मंडल। ये तुम्हारे वायुमंडल के इस तरह का क्रम माना जाता है। तो आंसर कौन सा है आपका, सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती, उसके बाद में बी कोटा चंबल, ऑप्शन सी नासिक गोदावरी, और ऑप्शन डी हैदराबाद कृष्णा। देखिए दोस्तों, ये हमारे नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। तो देखिए, अहमदाबाद साबरमती, कोटा चंबल, ऑप्शन सी नासिक गोदावरी, और डी हैदराबाद कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर है वो कौन सा है, डी हैदराबाद। ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है, क्योंकि हैदराबाद जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद वाराणसी, अहमदाबाद साबरमती, कोटा आपका चंबल, और उसके बाद में नासिक आपका गोदावरी, और जो हैदराबाद है यह प्रमुख रूप से मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए हुंड्रू जलप्रपात, ऑप्शन बी धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन सी शिव समुद्रम जलप्रपात, और ऑप्शन डी जोग जलप्रपात। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर है वो कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात। ये जो धुआंधार जो जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर बात की जाती है तुम्हारे हुंड्रू जलप्रपात की, तो यह आप लोगों का स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और स्वर्ण रेखा जो नदी पर स्थित है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो यह आप लोगों का झारखंड राज्य में स्थित है। और अगर शिव समुद्रम की बात करते हैं, तो शिव समुद्रम यह आपका कर्नाटक में कौन सी नदी पर स्थित है, तो प्रमुख रूप से जो तुम्हारा शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह प्रमुख रूप से आपके कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और अगर जोग जलप्रपात की बात करते हैं, तो जोग जलप्रपात है यह कर्नाटक में शरावती नदी पर, कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर कौन से राज्य में है, कर्नाटक में है। जो भारत का सबसे बड़ा, जो भारत का जो सबसे बड़ा जो तुम्हारा झरना माना जाता है या जो जलप्रपात माना जाता है वो कौन सा माना जाता है दोस्तों, तो वो माना जाता है आपका जोग। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा है, धुआंधार। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका धुआंधार जो जलप्रपात है बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी जिसे झारखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं, और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में, और उसके बाद में जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में, जो सबसे बड़ा भारत का जलप्रपात माना जाता है। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए वेम्बनाथ केरल, ऑप्शन बी लोकतक मेघालय, ऑप्शन सी बुलर कश्मीर, और ऑप्शन डी नक्की राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर है वो कौन सा है, लोकतक। क्योंकि लोकतक आप लोगों के मेघालय में नहीं है, जबकि ये कहां है, मणिपुर में। देखिए दोस्तों, मणिपुर में, यानी जो आपकी लोकतक जो झील है यह पूर्वी भारत की, कैसे भारत की, पूर्वी भारत की मीठे पानी की, पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, लोकतक मानी जाती है। और दोस्तों ध्यान रखना कि जो लोकतक झील है, इस झील में एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका नाम है केइबुल लामजाओ। क्या नाम है बेटा, केइबुल लामजाओ, जो प्रमुख रूप से तैरने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जो प्रमुख रूप से कौन से राज्य में स्थित है, ये तुम्हारा मणिपुर में। क्लियर। और अगर बात करें वेम्बनाथ की, तो वेम्बनाथ जो झील है दोस्तों, यह भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे जो लंबी जो झील मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, वेम्बनाथ, जो प्रमुख रूप से केरल में है। और जो बुलर झील है यह भारत की सबसे बड़ी, देखिए भारत की सबसे जो बड़ी जो प्राकृतिक जो झील मानी जाती है, मीठे पानी की जो प्राकृतिक जो झील मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, बुलर, जो प्रमुख रूप से कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में, कौन सी नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो नक्की झील है
यह प्रमुख रूप से राजस्थान के सिरोही जिले में, कौन से जिले में, सिरोही जिले में स्थित है। और ऐसा भी कहा जाता है कि नक्की झील का जो निर्माण किया था वो देवताओं ने नाखूनों से खोद करके किया था, देवताओं ने नाखूनों से खोद करके किया था। तो जो नक्की झील है यह राजस्थान में स्थित है, मीठे पानी की झील है। क्लियर? राजस्थान की सबसे ऊंची झील, या फिर राजस्थान की सबसे गहरी झील, या फिर राजस्थान की सबसे जो ठंडी झील कहा जाता है वो प्रमुख रूप से नक्की झील को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? हमारे भारत में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है? मानसून पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन अरब सागरीय शाखा, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून, और ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो प्रमुख रूप से आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जो वर्षा कराने में जो सहायक मानसून माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? दक्षिण पश्चिम। हाँ, वो बात अलग है कि दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभाजित है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अगर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर शाखा पूछी जाती है कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो प्रमुख रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा से होती है, तो वो शाखा हो जाती है तुम्हारे अरब सागरीय शाखा। यानी भारत में जो सबसे शक्तिशाली जो मानसून माना जाता है, जिसका भारत में जो भाग रहता है वो लगभग 65% रहता है। 65% भारत में, यानी सबसे शक्तिशाली जो शाखा है, जो सबसे जो शक्तिशाली जो शाखा मानी जाती है वो अरब सागरीय मानी जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से हाँ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आता है और उस स्थान का नाम है दोस्तों मौसिनराम। और मौसिनराम कहां है तुम्हारा? ये आप लोगों का मेघालय में स्थित है, जो विश्व में, भारत में नहीं विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। उसके बाद में अगर पश्चिमी विक्षोभों की बात करें तो ये प्रमुख रूप से शीत ऋतु में आते हैं, और शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी, देखिए भारत के उत्तरी पश्चिमी, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में आते हैं। और किस रूप में वर्षा करते हैं? तो ये आप लोगों की मावठ के रूप में वर्षा करते हैं। क्लियर? तो दोस्तों ध्यान रखना, मानसून कौन सा है आपका? दक्षिण पश्चिम। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता? निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी वन, और ऑप्शन डी आपका पर्वत। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर है वो कौन सा है? बी, यानी देशांतर। ये आप लोगों का राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है लगभग 2022 में, कि निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अक्षांशों से आपकी जलवायु प्रभावित होती है। और अगर बात करते हैं वन, तो आपको इतना भी पता है कि जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वन होते हैं उन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वनों के द्वारा जलवायु प्रभावित होती है। और अगर पर्वतों से कहा जाए तो पर्वतों के आधार पर आपने सुना होगा कि धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान आपका कम हो जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि पर्वतों से आपकी जलवायु प्रभावित होती है। और अगर देशांतरों की अगर बात करें तो देशांतरों से किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण, और स्थिति का निर्धारण जो किया जाता है और उसके साथ में समय की गणना की जाती है। तो ध्यान रख लेना, इनसे आपकी जलवायु प्रभावित नहीं होती है। और अक्षांशों की अगर बात करें तो अक्षांशों से स्थिति के साथ में, देखिए स्थिति का निर्धारण तो होता ही है, स्थिति के साथ में आपके ताप कटिबंधों का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? ताप कटिबंधों का निर्धारण होता है। तो आपके अक्षांशों से जलवायु प्रभावित होती है, वनों से प्रभावित होती है, पर्वतों से होती है, और जो नहीं होती है वो किससे नहीं होती? देशांतरों से। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चेरापूंजी स्थित है। देखिए आप लोगों का जो प्रमुख जो चेरापूंजी है वो स्थित है आपका पहला नागा पहाड़ी, उसके बाद में ऑप्शन बी गारो हिल्स, और ऑप्शन सी आपकी खासी पहाड़ियां, और ऑप्शन डी आप लोगों की मिकिर की पहाड़ियां। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों की जो गारो पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ियों में प्रमुख है आपका चेरापूंजी स्थित है। और चेरापूंजी यह विश्व में दूसरा, देखिए दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। दूसरा जो सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो स्थान जो माना जाता है
वो कौन सा माना जाता है? चेरापूंजी। और चेरापूंजी आपका स्थापित कहां है? यह आपकी गारो की पहाड़ियों में, और ये पहाड़ियां कहां हैं? आप लोगों की मेघालय में। कौन से राज्य में? मेघालय में। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है कि करेवा करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? जो प्रमुख रूप से तुम्हारी जो करेवा जो मृदा है वो किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? ऑप्शन ए आप लोगों की केसर, ऑप्शन बी कपास, और ऑप्शन सी आपका गेहूं, और ऑप्शन डी आपकी मूंगफली। तो देखिए दोस्तों आपका जो आंसर है वो कौन सा है? ए। ये केसर की खेती के लिए प्रमुखतः प्रसिद्ध मानी जाती है, और यह पाई जाती है तुम्हारे हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में। कहां पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी में। यानी पीर पंजाल श्रेणी में जो तुम्हारे झीलीय जो निक्षेप होते हैं, कैसे निक्षेप होते हैं? झीलीय जो निक्षेप होते हैं, झीलीय निक्षेपों में जो मृदा पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? करेबा, जो प्रमुख रूप से भारत में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और अगर कपास की बात करें तो कपास के लिए जो मृदा की जो आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है? काली। और अगर मूंगफली की बात करें तो वो कौन सी है? तुम्हारी रेतीली। और अगर गेहूं की बात करें तो यह कौन सी तुम्हारी? जलोढ़, या इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? दोमट मृदा। कौन सी मृदा? दोमट मृदा। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यह आपकी करेबा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? खनिजों का जो अजायब घर कहते हैं वो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी है आप लोगों का उड़ीसा। तो आपका आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? राजस्थान। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अगर खान मंत्रालय के आधार पर 2021-22 के आंकड़े अगर देखे जाएं तो भारत में, इधर देखिए, भारत में लगभग 95 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। भारत में लगभग 95 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। लेकिन अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से लगभग 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 57 प्रकार के खनिजों का दोहन होता है, यानी सर्वाधिक निकाले जाते हैं। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। जबकि किसी भी क्षेत्र को कहा जाए, अगर किसी भी पठार को कहा जाए तो पठार हो जाता है आप लोगों का छोटा नागपुर का पठार। पठार कौन सा होता है? छोटा नागपुर का पठार। और जो छोटा नागपुर का जो पठार है यह आप लोगों का भारत में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का जो अजायब घर कहते हैं पठार में, तो वो किसको कहते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं हम लोग छोटा नागपुर के पठार को। क्लियर? तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य। भारत में जो पेट्रोलियम का जो अग्रणी उत्पादक जो राज्य माना जाता है, असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी आप लोगों का तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी आपका गुजरात, यह भारत में अग्रणी पेट्रोलियम का उत्पादक माना जाता है। तो दोस्तों ये आप लोगों के आज के 20 क्वेश्चन हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली सीरीज में। हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगले कल के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।